हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं बात करूंगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की। जी हां, स्टार्टिंग में सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो दूर करेंगे, देखेंगे कि प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। सर, आरआरबी 2026 आप सबको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो अब बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से पैटर्न पे एग्जाम करवाया जाता है। आप 2025 का एग्जाम, जैसे 2025 की जो वैकेंसी उसका भी एग्जाम अभी लगा है। देखिएगा सर, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग के अंतर्गत आप लोगों को बात बताऊं तो अगर स्टूडेंट हम लोग देखें सर, इसके फॉर्म कौन भर सकता है तो सबको पता है, बीएससी वाले बच्चे, बीएससी वाले बच्चे, बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे और साथ ही जीएनएम, दोनों बच्चे जो होते हैं, दोनों जो स्टूडेंट हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, दोनों इसका फॉर्म एलिजिबल होते हैं, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखना, आरआरबी की जो एग्जाम का जो पेपर होता है वो शिफ्ट वाइज होता है ना, सबको पता है। शिफ्ट वाइज क्यों होता है सर? एक ही बार एक ही पेपर में क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि इसके जो एग्जाम के अंदर जो फॉर्म होते हैं वो बहुत बल्क मात्रा में आते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इसका एग्जाम देते हैं, तो इसलिए वो शिफ्ट वाइज करवाया जाता है। तो जो एग्जाम है, जो एग्जाम है वो शिफ्ट वाइज होता है, यानी शिफ्ट वाइज पेपर इसके अंतर्गत कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो एक माइंड में याद रखना, शिफ्ट वाइज होती है। जैसे आज मॉर्निंग इवनिंग, कल मॉर्निंग इवनिंग, परसों मॉर्निंग इवनिंग, इस प्रकार से एक दो दिन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे अल्फाबेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके और जानदार शानदार तरीके से इसका एग्जाम करवाया जाता है। सर एक बात याद रखना, पेपर जो कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, पेपर जो आपका यहां पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसके अंतर्गत दो चीजें याद रखना। एक तो बोले सर दो भागों में करवाया जाता है, एक तो नर्सिंग का आता है और एक नॉन नर्सिंग। बोले सर क्या दो पेपर होते हैं? बोले नहीं, पेपर तो एक ही होता है, लेकिन एक ही पेपर के अंदर दो भाग निकल के आते हैं। एक तो नर्सिंग का निकलता है, एक नॉन नर्सिंग का पेपर निकलता है। कुछ एमसीक्यूज नॉन नर्सिंग के भी होते हैं, कुछ एमसीक्यूज नर्सिंग के भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात बताऊं, यहां पे मान लीजिए 100 एमसीक्यूज हैं, मान लीजिए 100 एमसीक्यूज है, तो याद रखना आप सभी बच्चे, 100 एमसीक्यूज में 70 जो एमसीक्यूज हैं ये तो देखने को मिलते हैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड, और 30 जो एमसीक्यूज हैं ये आपको नॉन नर्सिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। 70 एमसीक्यूज नर्सिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, 30 एमसीक्यूज नॉन नर्सिंग से रिलेटेड देखने को मिलता है। यहां तक बोले सर ठीक है, अभी ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेनिफिट साबित होने वाली है जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे कि सर आरआरबी का पेपर किस प्रकार से होता है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो ऑल ओवरऑल याद रखना, पेपर के अंतर्गत नर्सिंग भी आती है और नॉन नर्सिंग भी। तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने नॉन नर्सिंग को टच भी नहीं किया है, पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो बिल्कुल प्लीज बी अवेयर होकर के नॉन नर्सिंग को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के गर्दे वही उड़ाएगी। रीजन क्या है सर? सभी बच्चे जानते हैं जो नर्सिंग के जो विद्यार्थी होते हैं उनका नॉन नर्सिंग जो पोर्शन होता है, कौन सा पोर्शन होता है, नॉन नर्सिंग जो पार्ट होता है ये वीक होता है सर। बोले सर ये वीक क्यों होता है नर्सिंग वाले विद्यार्थियों का? क्योंकि कभी पढ़ते ही नहीं है सर। भाई नर्सिंग ही नर्सिंग पे फोकस कर रहे हैं, नॉन नर्सिंग तो हम पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा रे भाई, याद रखना नर्सिंग के पोर्शन तो सभी सही करके आएंगे, नॉन नर्सिंग बनाती है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पे हमें क्या करना है, शानदार जानदार बराबर तरीके से फोकस करना है। अगर मैं एक जनरल कट ऑफ की बात करूं कि सर 100 एमसीक्यूज आपने बताए हैं कि 100 एमसीक्यूज यहां पे एक आरआरबी के एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, हम सर कितना एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें कि हमें लगे या हम सिक्योर रहें कि यार इतने बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, याद रखना आप सभी बच्चे, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक जनरल कट ऑफ की बात करूं, अगर 100 एमसीक्यूज आप लोगों ने डील किए हैं तो लगभग 100 में से
लगभग 100 सवाल में से आपके 60+ सवाल बिल्कुल क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। तो आप अपने आप को सेफ मानो। आप बोलेंगे सर 60 ही क्यों? क्योंकि देखो जोन वाइज रिजल्ट आता है इसका। इसका क्या होता है, जोन वाइज रिजल्ट आता है, और जोन वाइज जो रिजल्ट आता है ना, किसी किसी जोन में हाई जा रही है परसेंटेज, किसी में लो जा रही है। तो एक एवरेज परसेंटेज मैंने बताई है आप लोगों को। इससे पहले कि जितने भी सारे एग्जाम हुए उनका सबका रिजल्ट का निचोड़ बता रहा हूं। एवरेज परसेंट बताइए कि अगर किसी बच्चे के 100 में से 60+ अगर बिल्कुल ठीक है, तो वो अपने आप को एक सिक्योर मान सकता है कि जी बिल्कुल मेरा यहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो ये याद रखना। और आरआरबी के अंदर 60+ लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं, ठीक है, हाँ, उनको पता है कि सर 60% के लिए पसीने आ जाता है, क्योंकि आरआरबी के अंतर्गत सवाल मल्टीपल चॉइस। बोले सर एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं। आरआरबी के अंदर कुछ अलग लेवल का मामला पूछा जाता है। सर अलग लेवल का मामला क्या पूछा जाता है? देखो सर, आरआरबी में सबको पता है जो जोन वाइज पेपर या जोन वाइज फॉर्म फिल किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आरआरबी में जो फॉर्म होते हैं वो कैसे फिल करते हैं? हम लोग जोन वाइज करते हैं। जैसे मान लो अजमेर से मेरे को भरना है, मैं राजस्थान से हूं तो मैं अजमेर से भर दूंगा, कोई चेन्नई से है, कोई मतलब कहां से भी, ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जहां जहां वैकेंसी है वहां से जोन वाइज फॉर्म भरते हैं सर। तो इस रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया जाता है जोन वाइज। तो रिजल्ट भी इसलिए जोन वाइज ही आता है ना, कि पहले इसका अलग आ गया, इसका अलग आ गया, इस जोन का अलग आ गया, तो परसेंट भी ऊपर नीचे हो जाती है भैया। क्या हो जाती है? ऊपर नीचे परसेंट हो जाती है, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं जानदार शानदार तरीके से, कि एक बात और याद रखना सर, 60+ आपने कट ऑफ बता दी है। बोले ठीक है, मैंने बता दिया आपको 60+ कट ऑफ बता दी। सर टाइम तो बताओ एटलीस्ट कि टाइम कितना मिलता है एग्जाम के अंतर्गत? तो टाइम मिलता है आपको 90 मिनट। टाइम कितना मिलता है? एग्रीगेट 90 मिनट मिलती है टाइम। 90 मिनट में आपको, और 90 मिनट के साथ प्लस 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है रे भैया। इसमें क्या रहती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंतर्गत रहती है। किसमें रहती है? ये आपके आरआरबी में 1/3, हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। याद रखना आप सभी बच्चे। समझ में आ रही है बात? सर आरआरबी के अंदर जो सवाल आते हैं ना, वो मल्टीपल चॉइस वाले नहीं आते हैं सर। इसमें सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस सवाल आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस अलग चीज होती है और सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस अलग चीज होती है सर। आरआरबी के अंतर्गत सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं सर। सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस सवाल आपको आरआरबी के अंतर्गत पूछे जाता है। सिंगल लाइन ही है लेकिन फैक्ट बेसिस है सर। अगर आपने दिल दिमाग से अगर पढ़ाई करी है ना सर, तो बिल्कुल बता के आएंगे आप, ठीक है। तो सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस एमसीक्यूज आप लोगों को, या क्वेश्चंस अगर मैं बात बताऊं तो आपको आरआरबी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब माइंड सेट आता है सर, चलो ठीक है 2026 के बारे में आप लोगों ने, आपने बोले हमें आरआरबी के अंतर्गत क्या होता है, एक नॉर्मल पैरामीटर बताया सर, तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़े हम लोग सर। अब आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर सागर सर आए तो मतलब यही बताएंगे कि 6 घंटे पढ़ना होता है, एमसीक्यू सोल्व करो। नहीं सर, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग मामला देखने वाले हैं सर। सबसे पहले आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के अंतर्गत सबसे पहले याद रखना, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कितने दिन की स्ट्रेटेजी बतानी है मुझे? लगभग 100 दिन की बता दूं, चलेगा है? अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अगर हम लगभग 100 दिन की, अगर आप लोगों के सामने मैं देखूं कि 100 दिन की लगभग स्ट्रेटेजी बताएंगे, यहां पे कितने दिन की स्ट्रेटेजी बताएंगे सर? बोले लगभग 100 दिन की तो बता ही देते हैं सर। तो याद रखना सबसे पहले इन 100 दिन के अंतर्गत आपको मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट, माइनर सब्जेक्ट की लिस्ट और नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट या नॉन नर्सिंग के टॉपिक की लिस्ट बनानी है सर। अब आप बोलेंगे सर हम लिस्ट कैसे बनाएं?
इन बोले लिस्ट बनाते ही रह जाएंगे। बोले नहीं ना भैया, आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। 100 दिन का स्ट्रेटेजी बताया सर ने। बोले मेजर सब्जेक्ट, सर मेजर सब्जेक्ट में अगेन बता रहा हूं, मैं सबसे मेजर जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। मेजर सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले आप ओबीजी लिख देना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लिख देना, एमएसएन लिख देना, सीएचएन लिख देना और पीडियाट्रिक लिख देना, पीडिया लिख देना। सर ये 5 स्तंभ ऐसे हैं जो आरआरबी के अंतर्गत इतनी बार पूछे गए हैं कि कोई शिफ्ट में तो फंडामेंटल पूछ लेगा, कोई शिफ्ट में एमएसएन ही एमएसएन पूछ लेगा, कोई शिफ्ट में सीएचएन ही सीएचएन पूछ लेगा, कोई शिफ्ट में पीडियाट्रिक ही पीडियाट्रिक पूछ लेगा। अगर किसी बच्चे ने ये 5 चीजें कंठस्थ याद कर ली, याद रखना इसको तो घोल करके पी जाओ ये 5 चीजों को। तो ये 5 पिलर है सर, है ये 5 पिलर है। बोले सर मेजर सब्जेक्ट बता दिए, माइनर में फिर छुटकू सी सब्जेक्ट आ जाती है। जैसे बोले सर माइनर में छुटकू सी कौन सी? माइनर के अंतर्गत आ जाती है आपके न्यूट्रिशन आ गई सर, है हाँ, माइक्रो आ गई सर, रिसर्च एंड मैनेजमेंट आ गई सर, है ना, एक्सेट्रा जितनी भी है सारी है वो छोटी छोटी सब्जेक्ट आपके माइनर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सी है। बोले इनको तो गोल करके पी जाना। गोल करके पीने का मतलब ये नहीं है कि चटनी बना करके पी गए, मतलब पढ़ाई करनी है गजब तरीके से। अभी मैं बताऊंगा कि पढ़ाई भी कैसे करनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। नॉन नर्सिंग के टॉपिक जो है मैंने यहां पे देखो, नॉन नर्सिंग तो घनी सारी है, अरे भाई बतेरी है, कोई मतलब तोड़ ही नहीं है नॉन नर्सिंग का तो। लेकिन नॉन नर्सिंग को यहां पे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज, मतलब सॉरी एग्जाम पैटर्न बेसिस पे या बेसिस ऑफ एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे हमें याद रखना है एग्जाम में क्या क्या सिलेबस के अंदर दिया है, वही चीजें याद रखनी। ऐसे तो नॉन नर्सिंग तो घनी सारी है भैया, नॉन नर्सिंग में बावड़े हो जाओगे, है हाँ, तो ये याद रखना एग्जाम पैटर्न के आधार पे हमें नॉन नर्सिंग के टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और उनको पढ़ना है सर, रिवाइज करना है बार बार कि किस प्रकार से क्या करना है। तो याद रखना सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस सवाल, ये जो मैं बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट है सर। अब बात आती है सर, बोले सर ठीक है, हम लोगों ने बोले बिल्कुल इस प्रकार का रोड मैप आपने बता दिया, हमने मान लिया, हमने अपनी कॉपी में उतार लिया, हमें याद हो गया कि साहब इन पे हमें फोकस करना है, इन पे हमें माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है, मैं पहले बता दूं, है ना, हाँ, लेकिन माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन इनको तो बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। बोले ठीक है। अब यहां पे बात आती है सर, सबसे पहले क्या करें। देखो सर, मान लीजिए पहला दिन है आपका, फर्स्ट डे है, या फर्स्ट डे छोड़ो, फर्स्ट वीक, सबसे पहले फर्स्ट वीक है आपके पास। पहले सप्ताह में आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए ओबीजी ले लिया आप लोगों ने, ओबीजी की स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को। क्या पढ़नी है सर? थ्योरी पढ़नी है, और इस थ्योरी को साथ साथ थ्योरी पढ़ी आप लोगों ने और यहां पे आप लोगों को एमसीक्यूज निकालना है। थ्योरी पढ़ी और उसके बाद एमसीक्यूज निकालना है। अब आपके माइंड में आता है सर ये तो मुझे पता है कि थ्योरी के साथ एमसीक्यूज निकालना है। बोले बिल्कुल, जैसे देखो ओबीजी के अंतर्गत आप लोगों ने लेबर पढ़ा और लेबर से रिगार्डिंग आप लोगों ने मान लीजिए, मान करके चलिए 50 एमसीक्यूज निकाल लिए। कितने एमसीक्यूज? लेबर पढ़ा आप लोगों ने थ्योरी में और 50 एमसीक्यूज आप लोगों ने निकाल लिए सर। इन 50 एमसीक्यूज में आपको यह देखना है कि कौन सा एमसीक्यूज या कौन सा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। मान लीजिए लेबर के दौरान आप लोगों के यूटेरोटोनिक जो ड्रग, यानी ऑक्सीटोसिन का सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। बोले सर 50 में से 60 सवाल तो ऐसे थे जो इसी से रिलेटेड, तो फिर इस टॉपिक को थोड़ा दिमाग में रखना है, की पॉइंट डाल लो कि यार इससे सवाल ज्यादा पूछा गया है, तो चांस फिर यही रहेगा कि इससे आगे भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसको तो भूलना ही नहीं है। तो कहने का मतलब है
एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जितने ज्यादा हो सके, 50 नहीं, मैंने अब ऐसे मत करना कि 50 याद करेंगे, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल बताया, जितना हो सकेगा उतने टॉपिक आप लोगों को बताना है शानदार और जानदार तरीके से, एमसीक्यू सॉल्व करने। ये तो मैंने बताया पहले वीक में, यानी 1 दिन से लेकर के 7 दिन की स्ट्रेटजी, 7 डेज, 1 से 7 दिन तक आप ये करेंगे सर, मेरी गारंटी है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 से 7 दिन आप लोगों ने इसी प्रकार से पढ़ लिया ना कि थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज। लेबर की थ्योरी पढ़ने में 4-5 घंटे चले जाएंगे, क्योंकि लेबर बहुत बड़ा एक टॉपिक है ओबीजी के अंदर, जो कि मैंने हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो याद रखना। फर्स्ट वीक में आपने अगर ये कर लिया तो ये बात का मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जब सेकंड वीक चालू होगा ना, सेकंड वीक, अब सेकंड वीक में पढ़ाई का स्तर यही रखना है, लेकिन सेकंड वीक में याद रखना आपका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। साथ ही भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक तो कर नहीं रहे, तो कंटेंट भी बूस्ट होगा। और याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि इस बार आर्या पार और इस बार सरकारी कर्मचारी बन करके रहूंगा, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। याद रखिएगा, आप, मैं कहता हूं, मैं बहुत बार कहता हूं ना, कॉन्फिडेंस रखिए सर अपने आप पे। कॉन्फिडेंस भी मेहनत करने से आता है ना, पढ़े पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करने से। इसलिए कहा जाता है कि आप मेहनत करिए सर, जब तक आंख ऐसे ना बोल देना हमारी आंखें कि यार अब तो रहने दे यार, अब तो सोने दे, पढ़ाई करो ना यार, 8-8 10-10 घंटे पढ़ो, देखे कैसे याद नहीं होता है। बहुत सारे कहते हैं सर हम पढ़ते हैं मामला डापा चूक हो जाए। अरे डापा चूक क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रट रहे हैं सर, समझ करके नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर, आप उसको, पढ़ाई को बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं आपको टॉपिक कैसे याद नहीं होता है सर। तो ये याद रखना, शानदार जानदार वाला मामला आपका आरआरबी 2026 का एग्जाम क्रैक करवा सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर वैकेंसी तो 400 ही आई है। अरे भैया आप 400 सीट पे अकेले जाकर के बैठोगे? आप तो एक ही सीट पे बैठोगे। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, जिस प्रकार से मॉनिटोरियन मैंने बताया उस प्रकार को एक बार अमल करके देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। और आरआरबी की एग्जाम अब पहले 12 में हुई, फिर 14 में, फिर 18 में, फिर 18 में, 19 में, फिर 24 में, है ना, फिर 24 से 25, 26 इस प्रकार से रेगुलर हो रही है। तो अब रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होने लग गई है आरआरबी की, ठीक है। आरआरबी सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर ही नहीं, अलग अलग जैसे लोको पायलट, अलग अलग वैकेंसियां क्या करता है, घोषित करता है, लेकिन फिर भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसियां भी आजकल रेगुलर आ रही है। तो इसलिए आप लोगों के लिए शानदार मौका है कि 2026 के अंतर्गत आरआरबी के गर्द उड़ा देंगे रे भैया। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, क्लास को इस जो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक, तमाम दोस्तों तक शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।